उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। रविवार को टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंस गए। वहीं सिलक्यारा टनल दुर्घटना में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लान के मुताबिक देर रात देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल साइट पर पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही 900 मिलीमीटर व्यास के ह्यूम पाइप भी यहां पर साइट पर पहुंचा दिए गए हैं। ऑगर मशीन के लिए जो जरूरी प्लेटफॉर्म चाहिए था वो भी रात को ही बनकर तैयार हो गया है और अब ड्रिलिंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। मशीन के इंस्टॉलेशन के बाद मलबे में बोरिंग का काम शुरू होगा और फिर ह्यूम पाइप डालकर फंसे हुए श्रमिकों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। काम चल रहा था इसमें, चूंकि जैसा मैंने देखा है ये कच्ची मिट्टी का पहाड़ है अभी, और इसलिए शायद ये लैंड अभी जो मिट्टी का धंसा हुआ है उसकी वजह से ये घटना हुई है। और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, इनकी मशीन्स काम कर रही हैं और अभी जो प्रगति हुई है 20 मीटर के लगभग प्रगति हुई है। टोटल शायद 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बताया जा रहा है। और चूंकि 24 घंटे काम हो रहा है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है हम उनसे उनके पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। और एक जो राहत की बात यह है कि उनसे संपर्क भी हो चुका है, जो अंदर लोग फंसे हैं उनको भोजन भी पहुंचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जानकारी ली। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने फोन के माध्यम से उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों का विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्य और केंद्र की एजेंसियां परस्पर समन्वय, तालमेल और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री धामी से हादसे की जानकारी ले चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री भी मुख्यमंत्री से बात करके हादसे की जानकारी ले चुके हैं। वहीं सीएम ने कहा कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। बचाव कार्यों पर लगातार नजर बनाई हुई है। बचाव कार्य के लिए बड़े व्यास के ह्यूम पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं, जल्द उन्हें बाहर निकाला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में, जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। तो मिशन उत्तरकाशी पिछले कई घंटों से जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही सुरंग में हादसा हुआ। 40 जिंदगियों पर अब ये संकट बना हुआ खड़ा है। दिवाली की सुबह टनल में लैंडस्लाइड होता है। 40 श्रमिक अंदर फंस गए। उम्मीद ये है कि जल्द ही सबको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर जाकर निरीक्षण कर चुके हैं, तो पीएम मोदी भी रेस्क्यू की हर अपडेट ले रहे हैं। अब बस इंतजार है तो सिर्फ उस घड़ी का जब खबर आएगी कि मिशन उत्तरकाशी कामयाब हुआ। चलिए सीधा रुक करते हैं। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, माना जा रहा है कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारी तैयारियां कर ली गई हैं और आज उन तैयारियों को कह सकते हैं हम मुकम्मल करने के लिए या फिर उन तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा इस पूरे ऑपरेशन को, वो आज हमें देखने को मिलेगा। दिखाइए इस वक्त क्या तस्वीर है वहां पर। देखिए, जो महत्वपूर्ण जो मशीन थी, ड्रिलिंग मशीन, वो आज सुबह 4 बजे इसी टनल साइट पर पहुंची है। इसके साथ साथ जो ह्यूम पाइप है, जो जिनका इस महत्वपूर्ण रोल होगा इस पूरे ऑपरेशन में, आप देख सकते हैं कि ये ट्रक के ऊपर लदे हुए ये वही ह्यूम पाइप हैं जिनको आज इस ऑपरेशन में काम में लाया जाने वाला है। अभी जो मशीन है वो टनल के अंदर भेजी जा चुकी है। वहाँ पर मशीन का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, क्योंकि कल जब देहरादून से मशीन मूव की गई थी तो उसको अलग अलग पार्ट में मूव किया गया था। अभी मशीन का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, इसमें समय लग सकता है। उसके बाद बोरिंग का काम शुरू होगा। स्पेशल तौर पर ये मशीन बोरिंग करती है। जो मलबा अंदर पड़ा हुआ है उसमें बोरिंग करेगी। सिंचाई विभाग के इंजीनियर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं। बोरिंग के बाद ये ह्यूम पाइप उसमें इंसर्ट किए जाएंगे। लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग वर्क भी होगा,
उम्मीद ये की जा रही है कि बोरिंग सकुशल हो जाएगी, लेकिन अगर बीच में कहीं चट्टान पड़ी तो उसके चलते दिक्कत इसमें इस ऑपरेशन में भी आ सकती है। फिलहाल जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में बोरिंग और बोरिंग के बाद उसमें ह्यूम पाइप डालने से लेकर मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने में अभी 24 घंटे का समय ऑपरेशन अपने बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक करीब 21 से 22 मीटर की डिस्टेंस में जो मलबा था उसको हटाया जा चुका है। लेकिन अब जब आगर मशीन, जो ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पर पहुँची है, उसके बाद जो मलबा हटाने का काम था उसको फिलहाल स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मशीन का इंस्टॉलेशन का काम तेज़ी के साथ हो रहा है। उम्मीद है की जा रही है कि दिन में करीब 12 बजे के आसपास से जब मशीन पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद बोरिंग का काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो ह्यूम पाइप आप देख रहे हैं, इनको मशीन उस मलबे में इंसर्ट करेगी और इसके ज़रिए जब ये आर पार हो जाएंगे तो इसके ज़रिए जो श्रमिक वहाँ पर फंसे हैं, जो 40 जिंदगियाँ वहाँ पर फंसी है, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। ये न्यूज़ 18 लगातार न्यूज़ 18 पहला चैनल है तो आपको मौके से, टनल की साइड से, दुर्घटना स्थल से अपने दर्शकों को लाइव ये विजुअल दिखा रहा है। ये जो ह्यूम पाइप हैं ये कल रात ऋषिकेश से चले हैं। रात 2 बजे के आसपास ट्रक यहाँ पर पहुँचा है। अभी भी बहुत सारे ह्यूम पाइप यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। करीब 900 मिलीमीटर व्यास के ये ह्यूम पाइप हैं। इसी तरह से जो आगर मशीन है कल देहरादून से मूव की गई थी। पूरे रास्ते में सभी चौकियों को अलर्ट किया गया था कि संबंधित जो ट्रक है उसको कहीं पर भी रोका न जाए। यदि कोई दिक्कतें वहाँ पर होती है तो लोग अलर्ट रहे, और यही कारण रहा कि तेज़ी के साथ सुबह करीब 4 बजे के आसपास जो मशीन है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। अब सबकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो, उसके बाद बोरिंग हो और जो 40 जिंदगियाँ पिछले 48 घंटे से टनल के अंदर फंसी हुई हैं उनको लोग सकुशल बाहर आते हुए देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सुनील, और ये 40 जिंदगियां जो कई घंटे हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का पहले वक्त हुआ, अब 2 दिन होने को हैं। परसों ये हादसा हुआ था और अभी तक वहीं पर। अच्छा, अगर हम बात करें कि किस तरह से उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि आपने कल बताया था कम्युनिकेट उनसे किया जा रहा है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन में भी कुछ चुनौतियां आ रही होंगी, कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे? देखिए बिल्कुल चैलेंज है। यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड है इस समय भी, तो आप लगा सकते हैं कि टनल के अंदर कितनी ठंड होगी, क्योंकि वहाँ पर पानी का रिसाव भी है, पानी भी वहाँ पर है। इसके चलते जो उनके वॉकी टॉकी थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। उनकी बैटरी बंद हो गई है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज करने का कोई साधन उनके पास नहीं है। लिहाजा जो आप अगर साइड से देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार उन पाइप को दिखाने की कोशिश करें। ये जो मशीन है ठीक इससे लगते हुए पानी का पाइप है, इसी पाइप के जरिए उनको ऑक्सीजन भेजी जा रही है। इसी पाइप के जरिए फिर उनको ड्राई फ्रूट कुछ हल्के पैकेट बनाकर कंप्रेशर के जरिए प्रेशर देकर उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, और इन्हीं पाइपों के जरिए भी बातचीत हो पा रही है। पानी के पाइप से उधर से श्रमिक कुछ कह रहे हैं तो यहाँ पर कान लगा के उनको सुना जाता है कि वो क्या वहाँ से क्या आवाज़ दे रहे हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन का अब दूसरा कोई माध्यम यहाँ पर बचा नहीं है कि उनसे वॉकी टॉकी या अन्य किसी माध्यम से उनसे बातचीत हो सके। लेकिन अभी तक जो सूचना है 40 के 40 लोग सकुशल है। 48 घंटे का समय बीत चुका है। सबकी एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह से जल्द श्रमिकों से संपर्क बनाया जाए, उनसे कनेक्टिविटी हो सके, कि उनको देखा जा सके, उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जो तमाम साइंटिफिक एजेंसियाँ हैं उनकी राय यहाँ पर ली जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों या हाइड्रो पावर सेक्टर के हों, जो अलग अलग टनलों में जिनको काम करने की महारत हासिल है, उन सभी से राय लेकर यहाँ पर काम शुरू किया गया है। इसी तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ही ये बात सामने आई थी कि जो मलबा है उसमें बोरिंग की जाए, और बोरिंग करने के बाद उसमें इस तरह के ह्यूम पाइप इंस्टॉल किए जाए। क्योंकि जब मेरी एक्सपर्ट इंजीनियरों से बातचीत हुई तो इस टनल के अंदर जो कैविटी बन चुकी है, यानी कि जो धंसाव हो चुका है, वो रुकने वाला नहीं है, वो कैविटी रुकने वाली नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो उत्तरकाशी की मनेरी भाली फेज फर्स्ट परियोजना 1975 के आसपास बनी थी। इंजीनियर बताते हैं कि उस परियोजना की जो केस हिस्ट्री है उसमें भी ठीक इसी तरह की कैविटी बनी थी कि जब टनल के अंदर इसी तरह से धंसाव हो गया था तो बाद में टनल को वहाँ से बाईपास करना पड़ा।
एक्सपर्ट इंजीनियर बताते हैं, जिनको महारत हासिल है टनलिंग में, कि इस तरह की कैविटी जब टनल के अंदर बन जाती है तो उसको लगभग असंभव होता है कि उस धंसाव को आप रोक सकें, क्योंकि इतना प्रेशर होता है टनल के ऊपर। आप देखेंगे कि ये पूरा पहाड़ है और अगर इस पहाड़ में कहीं छेद हो जाए तो उससे लगातार मलबा गिरना, सिंक होना शुरू हो जाएगा। उसको रोकना एक तरह से असंभव होता है, जो एक्सपर्ट इंजीनियर बताते हैं जिन्होंने टनलिंग के क्षेत्र में काम किया है। ऐसी दशा में सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बच जाता है कि आप उस मलबे में बोरिंग करें और बोरिंग के जरिए इन पाइप को उसके अंदर डालें, एक कृत्रिम टनल बन जाएगी और फिर दूसरी ओर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। यही सबकी उम्मीद है और यही सबका प्रयास है कि किसी तरह जल्द से जल्द इस काम को अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सुनील, और कितनी टीमें इस वक्त यहाँ पर एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की पहुंची हुई है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी मदद दी गई है, कुछ टीमें केंद्रीय एजेंसियों की भी पहुंची हुई हैं, तो कुल मिलाकर लगभग कितने कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं काम में? देखिए, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, आपको इस पूरे एरिया का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। इससे आपको और हमारे तमाम दर्शकों को एक बार समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, आपको जहाँ तक नज़र जाएगी तमाम मशीनरी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये आप एम्बुलेंस भी यहाँ पर देख सकते हैं। इंतजाम किए गए हैं कि यदि श्रमिकों तक पहुँचा जाए और जल्द से जल्द पहुँचा जाए, जब वो बाहर आएंगे तो यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था यहाँ पर रेडी रखी गई है, बिल्कुल तैयार रखा गया है। कृत्रिम एक ऑप्शनल एक हेलीपैड यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा चिन्यालीसौड़ जो हवाई पट्टी है वहाँ पे भी अलर्ट किया गया है कि कोई आपात स्थिति बनती है तो तत्काल यहाँ पर मदद पहुँचाई जा सके। ये तमाम मशीनें यहाँ पर पहुँचाई गई हैं। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर हैं, आईटीबीपी के लोग यहाँ पर हैं जो 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं। 48 घंटे इस पूरे ऑपरेशन को बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। टीएसडीसी के एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, सिंचाई विभाग के एक्सपर्ट जिनको टनलिंग के क्षेत्र में अनुभव है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा अन्य तमाम एजेंसियों के भी एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है। NHIDCL जो इस पूरे काम को देख रही है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके तमाम आला अफसर यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ साथ साइंटिफिक एजेंसियों, चाहे वो वाडिया हो, चाहे वो GSI हो या फिर CBRI के जो साइंटिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर भेजा गया था। उन्होंने भी इस क्षेत्र का शुरुआती तौर पर प्राथमिक तौर पर एक निरीक्षण किया है कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, क्यों ये स्थिति आई। इसके लिए भी एक टेक्निकल टीम, जांच कमेटी बनाई गई कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि जो टनल है वो बीच में ब्रेक हो गई और आज ये हालात बने हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई हैं। आपने देखा कि इस पूरे क्षेत्र में आपको जहां तक बिल्कुल, तो सुनील हर तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए, मशीनें मंगवा ली गई है, पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी बचता है इस ऑपरेशन का। अब एग्जीक्यूट जब किया जाएगा बोरिंग के जरिए, कोशिश ये की जाएगी कि सभी के सभी मजदूरों को बोरिंग के जरिए पाइप डालकर उनमें से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ड्रिलिंग मशीन के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है, और जिन जिन भी मशीनों के इस्तेमाल की जरूरत थी उन्हें पहले ही मंगवा लिया गया है, और रात भर ये रेस्क्यू से जुड़ी चीजें चलती रही हैं। और आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इन्हें बाहर निकाले जाने की संभावना है, क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है। चंपावत जिले के टनकपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 17 साल के लड़के का पैर कटकर अलग हो गया। बताया जा रहा है कि लड़का रेल की पटरी पर बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन का सिग्नल हुआ, लड़के ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर पटरी में फंस गया, जिसके चलते रेल का इंजन युवक के दाहिने पैर से गुजरता हुआ निकल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस भी मौके पर अब पहुंची। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे हल्द्वानी रेफर किया गया। देखने पे पता चला कि उसका दाहिना पैर नीचे से बिल्कुल कटकर अलग हो गया है। उसका प्राथमिक उपचार तो कर दिया है, लेकिन पूरा पैर अलग हो गया। इसका आगे का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ संभव नहीं है, उच्च संस्थान में ही संभव है। इसके लिए हमने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।
अब आगे का इलाज उसका वहीं चलेगा। प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पर्व पर बुधवार को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह 11:45 पर बंद किए जाएंगे, जिसके बाद 12 बजे दोपहर में मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए रवाना होगी, जिसकी तैयारी गंगोत्री धाम में जोरों पर चल रही है। मां गंगा के स्वागत के लिए मुखबा में भी तैयारी जोरों पर है। सीना बैंड की धुन के साथ उत्सव डोली मुखबा के लिए निकलेगी। पावन पर्व दिनांक 14 नवंबर को मां भगवती गंगे की डोली यहां से प्रस्थान करेगी मुखीमठ धाम के लिए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बलबीर परमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, शीतकालीन प्रवास मुखबा के लिए डोली निकलेगी और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, और क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, आज 11:45 पे जो गंगोत्री धाम के कपाट है वो 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो सुबह से ही पुरोहित तैयारी में जुट गए हैं और जो श्रद्धालु है जगह जगह से पहुंच रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालु और जो बाहर से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये वो पल होते हैं, साल में 2 बार ऐसे पल आते हैं जब पाषाण जो मूर्ति होती है मां गंगा की, उसके दर्शन होते हैं। तो उस दर्शन को करने के लिए, और आज अन्नकूट का पावन पर्व भी है, तो इस दिन का अपना ही महत्व है। इस पल को अपने यादें संजोते हुए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं, और इस समय तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 11:45 कपाट बंद होने और 12 बजे जो मां गंगा की उत्सव डोली है वो मुखबा के लिए रवाना हो जाएगी। आज जो रात्रि विश्राम है माता मंदिर में होता है मुखबा से 1 किलोमीटर पहले, तो तमाम तैयारियां चल रही है और सभी को इंतजार है उस पल का जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और सैनिक बैंड बाजा की धुन पे श्रद्धालु जो ये 9 किलोमीटर का जो पैदल जो सफर रहता है उसमें शामिल होने के लिए सभी यहाँ पे पहुंचते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको बलबीर। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर दोनों ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भारत के प्रथम गांव माणा भी गए, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, साथ ही स्थानीय उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद निशंक बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर निशंक ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद निशंक ने उत्तराखंड और देश की खुशहाली की भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। पहाड़ों पर 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। नीलकंठ पर्वत पर नारायण पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, जो कि काफी मनमोहक दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह से ही तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। हर दिन 3000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 17,93,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। दिवाली के बाद दिल्ली समेत महानगरों में प्रदूषण का लेवल सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो पहाड़ का मौसम लोगों की सेहत के लिए खुशगवार बना हुआ है। दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए लोग पहाड़ की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ऑफ सीजन में भी टूरिज्म बढ़ रहा है। स्मॉग का कहर है, लेकिन पहाड़ का मौसम सैलानियों को राहत दे रहा है। सर्द मौसम के बीच पहाड़ों में खुशगवार मौसम के बीच सैलानी पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली के जहर भरे पर्यावरण से मुक्ति पा रहे हैं। नैनीताल में साफ मौसम, दिलकश नजारों और पल पल बदल रहे मौसम का सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं, तो साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी उन्हें मिल रहा है। वहाँ पे तो सांस की बहुत बुरा हाल है, जैसे 50+ एज के जो भी बंदे हैं बहुत बुरी तकलीफ में है वो, ना सांस लिया जा रहा ना खांसी जुकाम, बहुत बुरा हाल है। हम यहाँ पे थोड़ा एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन के कारण से वहाँ से यहाँ अच्छा लग रहा है। ज़्यादा शहरों में गाड़ियों के कारण भी बहुत ज़्यादा आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, सांस लेना में मुश्किल हो गया वहाँ पे तो। और यहाँ पे हर जगह हरियाली दिख रही है हमें, हर जगह पहाड़ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है वहाँ से आके।
इस बार बंगाली और गुजराती पर्यटन सीजन में कारोबार धीमा रहा, तो अब पर्यटक पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा के जहर से बचने के लिए हिल स्टेशंस पर बुकिंग ज्यादा हो रही है, जिससे बेहतर कारोबार की भी उम्मीद है। पिछले कई सालों से ट्रेंड बन रहा है कि दिवाली के बाद पहाड़ में आने का। इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इस बार यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा मौसम है। इस बार लोगों की आने की अच्छी उम्मीद है, बुकिंग बहुत आ रही है इस बार। पहले पराली जलाने से कई दिनों तक दिल्ली एनसीआर स्मॉग के आगोश में रहा। बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिवाली पर फोड़े गए पटाखों से एक बार फिर जहरीला धुआं दिल्ली की फिजाओं में घुल गया। ऐसे में स्वच्छ आबो हवा की चाह में पर्यटकों ने हिल स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।